नमस्कार मित्रों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हमारी संस्कृत की क्लास चालू होगी और संस्कृत भाषा में हम सर्वप्रथम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संस्कृत वर्णमाला, पहली बात तो ये है कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संस्कृत शब्द शम प्लस क्री धातु प्लस कृत प्रत्यय से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसमें संस्कृत का शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित या परिनिष्ठित भाषा। क्या है? शुद्ध, परिष्कृत व परिमार्जित व परिनिष्ठित भाषा। क्लियर है? अब बात आती है कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से उत्पन्न हुआ है? भास धातु से लिया गया है। किस धातु से? भास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना अर्थ हुआ। लेकिन बात यह है कि भाषा एक कैसा माध्यम है? भाषा एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति अपने व्यक्ति अर्थात अपने विचारों को एक दूसरे तक भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा हुई। अब इसके बाद चलते हैं संस्कृत भाषा की वर्ण या वर्णमाला की ओर। तो वर्ण या वर्णमाला, वर्ण में देखें, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात अखंडित, यानी उसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है वह छोटी से छोटी ध्वनि। जैसे मान के चलो, ये हमने जो है का लिखा, ठीक, तो इसमें छोटी ध्वनि क्या निकल रही? छोटा निकल रहा कि नहीं निकल रहा? इसमें क्या निकल रहा? हलंत लगा दो और छोटा लिख दें आप तो का बन जाएगा, और का बन गया। तो ये जो है इसमें एक ध्वनि है, कौन? छोटा आ की। और यदि माना कि अगर हम जो है एक भी इसमें गुंजाइश ही ना रखें कोई भी स्वर की, जैसे देखें आप, माना कि का, खा, गा, देखो आप, जैसे ये है का, हलंत, खा, गा, तो ये जो है इसमें कोई भी स्वर नहीं है। जैसे ये लिखा ना, मा, का, हलंत हलंत हलंत, अब एक भी स्वर तो नहीं है। तो अब इसको हम क्या करते हैं? वर्ण की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अब बात आती है वर्ण। इन्हीं वर्ण समूह को क्या कहते हैं हम? इन्हीं वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 50 कुल कितने वर्ण होते थे? 50 वर्ण होते हैं, यानी 50 वर्ण होते हैं। अब बात आती है कि वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दूसरा व्यंजन। अब जब वर्णों के दो भेद हुए, इसके बाद देखें आप कि दो भेद में, जैसे मान के चलो ये स्वर हुआ, स्वर, और दूसरा हुआ व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हुआ। तो जो है स्वर को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। क्लियर है? अब बात आती है कि स्वर को हम अच कैसे कहते हैं और व्यंजन को हम हल कैसे कहते हैं। क्लियर? तो पहले चलते हैं हम स्वर की ओर। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखें आप, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या देखें आप, तो कितनी मानी जाती है? संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, कितनी? 13। अब वो कैसे 13? कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिरी, लिरी और दीर्घ रिरी, यानी बड़ी रिरी,
इसमें 2 रा की रेफ टाइप की लगती हैं, बड़ी रीरी, रीरी लिरी, बड़ी रीरी। इसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक, अब देखें आप कितने वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण हुए। लेकिन पाणिनि के अनुसार जो उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिए हैं, उन्होंने इस स्वरों की संख्या को कितना बताया है, 9 बताया है। कितना बताया है, 9। 9 कैसे, तो 9 जो है, यदि परीक्षा में आते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, 13, 8, 7, 12। तो अब जो है कितने होते हैं, स्वर वर्ण तो 13 होते हैं, तो 13 पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब 13 जो है आपने दर्शाया। लेकिन यदि ऐसा पूछ लिया गया कि संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब आप लिखेंगे 9। ऐसा कभी नहीं आएगा कि 13 भी विकल्प में आ जाए और 9 भी विकल्प में आ जाए। यदि आता है तो माहेश्वर सूत्र या पाणिनि का दर्शाया जाएगा, और यदि नहीं आता है तो 13 तो है ही। क्लियर है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार देखें आप कैसे, जैसे आपने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा होगा। माहेश्वर सूत्रों में नंबर 1 पहले फर्स्ट नंबर पे देखें आप, आई उण। क्या, आई उण। तो आई उण फर्स्ट नंबर पे क्या है, आई उण, आ ई उ ऋण, ऋणा पहलंत, आई उण। दूसरे नंबर पे है री लिरक, री लिरक का पहलंत, यानी प्रत्येक सूत्र के प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत रहता है। आई उण री लिरक, ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग। इसके बाद चौथे नंबर पे है ऐ औच, ऐ औच। फिर इसके बाद हाय वर्ड लड़ यमंगड़नम, जबई है, घट 10, जब घट 10, खपचट थचट तो, कपय सस्सर हल, यानी 14 सूत्र होते हैं। लेकिन इन 4 में ही आपके क्या है, इसका प्रथम अक्षर ले लेते हैं। किसका, इसका, यानी पहले वाले सूत्र का पहला अक्षर, और जो है चौथे वाले सूत्र का लास्ट का अक्षर ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, अच। क्या बन जाता है, अच, अच प्रत्याहार बन जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत अपने सभी मतलब स्वर वर्ण आ जाते हैं। देखें कैसे आ जाते हैं, देखते हैं आप। देखो, जैसे जितने भी आपके हलंत वाले वर्ण हैं, इनको हमें काउंट नहीं करना है, गिनती नहीं करनी है। जैसे देखें आप, आ तो छोटा आ ले लिया, इसमें आई उण, ई आ गई। इसके बाद ऊ, आप एड़ा नहीं लेंगे। दूसरे नंबर पे देखें आप, रिरी, रिरी ले लिया भाई, रिरी। फिर लिरी ले लिया, लिरी हो गया। इसके बाद ए और ओ, तो ए ले लिया। इसके बाद ओ ले लिया, ठीक है। और इसके बाद ऐ और औ ले लिया, यानी ऐ और औ ले लिया। क्लियर है। अब देखें आप कितनी संख्या हुई अपने स्वर वर्णों की, 1, यानी आ ई उ रिरी लिरी ए ओ ऐ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुई ना। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार या पाणिनि के अनुसार कितने होते हैं स्वर वर्ण संस्कृत वर्णमाला में, इनकी संख्या 9 होती है। लेकिन अब दूसरी बात आती है, जैसे माना कि विद्वान ने उन्होंने 13 बताए, तो उसका भी एक रीजन है, यानी कारण है। कैसे 13 बताए, तो देखें आप, ये तो आपने देख ही लिए हैं। अब 13 कैसे बताए, देखो आप, जैसे हमें लिखना है आम्र, क्या लिखना है, या आम्रम, आम्रम, मान के चलिए लिखना है आम्रम। तो आम्रम मीन्स क्या होता है, आम। अब भैया मेरे, इसमें जो पाणिनि के अनुसार, जो सूत्रों के अनुसार जो 9 मतलब वर्ण बताए हैं स्वर, तो इसमें 9 है। अब इसमें बड़ा तो है नहीं, बड़ा नहीं है। और जब बड़ा नहीं है और हमें बड़ा की आवश्यकता पड़ी है, तो हम कहाँ से लाएंगे फिर संस्कृत में। इसलिए विद्वानों ने 13 बताए। कैसे,
कौन कौन वर्ण आज इन्होंने छोड़ दिए सूत्रों के अनुसार मुताबिक? इन्होंने जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और जा दीर्घ रिरी। कौन सी रिरी? दीर्घ रिरी, ये वाली। क्लियर, समझ में आ गया? ये 4 वर्ण बढ़ जाते हैं तो 9 4 कितने हो जाते हैं? 9 4 हो गए आपके 13। क्लियर है? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अच यानी कि स्वर वर्णों की संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 और वैसे 13 मानी जाती है। क्लियर है? अब बात आती है स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण देखें आप। स्वरों का वर्गीकरण में है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में देखें आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और नंबर 2 पे क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 पे क्या है? प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है। अब देखें आप मात्रा गणना के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अब बात आती है कि लघु स्वर में या ह्रस्व स्वर में कितनी संख्या होती है, इनकी संख्या देखें आप। अब ह्रस्व स्वर में संख्या है, हमने हिंदी की जो वर्णमाला पढ़ाई थी उसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 4 होती है। छोटा, छोटी, छुटऊ और रीरी। इसमें होती है 5 ह्रस्व स्वरों की संख्या। हिंदी में बताया था हमने कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, लेकिन संस्कृत में 8 होती है। और इसमें एक लघु स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय, जबकि प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। क्लियर है? अब देखें आप ह्रस्व स्वर में जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिरी, ये तो थे ही, ये हिंदी में भी थे, लेकिन इसमें लिरी वर्ण और बढ़ा दिया गया, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद दीर्घ स्वरों की संख्या देखें आप। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दीर्घ रिरी। ठीक है। और देखें आप ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो कितनी संख्या होती है इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अब देखो तुलना करो, तुलना करेंगे आप तो हिंदी में ह्रस्व यानी लघु स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, जबकि संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। क्लियर है? इसके बाद दीर्घ स्वरों में हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और जो है संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। क्लियर है? और प्लुत स्वर से एक जैसा ही है, बताया था मैंने। अब जैसे प्लुत स्वर भी समझें। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि इनमें लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसमें शब्द की जो अंतिम वर्ण होता है उस मात्रा को खींचा जाता है। जैसे हमें मान के चलो, ये लिखा पापा, ये लिखा पापा शब्द, या ये लिखा भैया, भैया। ठीक। अब यदि पापा 2 मीटर की दूरी पे बैठे, कहाँ पे बैठे? 2 मीटर की दूरी पे बैठे और आपने कहा पापा, उन्होंने कहा तुरंत आवाज दी, हाँ बेटा क्या बात है पापा, यस बताइए बेटा क्या बात है। लेकिन यदि वही पापा माना कि 2 मीटर की दूरी पर ना बैठ करके 200 मीटर की दूरी पर खड़े हो और आपको बुलाना हो तो कैसा बुलाएंगे आप? पापा पापा ऐसा चिल्लाएंगे ना, तब तो जाइए पापा। अब देखें आप, पा यानी बड़ा की लाठी और इस पे भी बड़ा की लाठी, लेकिन इस लाठी को क्यों खींचा आप बताइए? तो पापा कहा। अब जैसे मैया में है तो मैया या भैया है, मान के चलो ये भैया है तो भैया में नहीं सुना भैया, उन्हें हाँ क्या बात है, पास में बैठे 2 मीटर पे बैठे, और अगर वे 200 मीटर की दूरी पे खड़े हों और बुलाना है तो कैसा बुलाएंगे? भैया। अब आवाज़ गई तभी तो आएगा वो, तभी तो सुनेगा आपका, है जवाब देगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है
कि इसमें लघु स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। क्लियर है। अब बात आती है अपनी कि स्वरों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण देखें आप, व्यंजनों का वर्गीकरण, हाँ एक और है स्वरों में देखें, अभी थोड़ा सा रह गया है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हमें एक बात बताइए आप कि मैंने जो है संधि में जो हमने जो वर्णमाला पढ़ाई थी हिंदी में, उसमें संयुक्त स्वरों को बताया था। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, वही इसमें है। जैसे संयुक्त स्वर में छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या होता है, क्या बनता है बताइए, ए। और आई कब बनता है, छोटा आ प्लस ए बराबर क्या बनता है, आई। ओ कब बनता है, छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ, क्या बनेगा, छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ। और छोटा आ प्लस ओ बराबर बनेगा आओ। तो ये जो है कैसे स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। क्लियर है। संयुक्त स्वर ये बताए थे हमने, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपको बताई दिए थे, बड़ा बड़ी बड़ऊ और जो है बड़ी रिरी। क्लियर है। तो अब चलते हैं हम जो है व्यंजनों के वर्गीकरण की ओर। अच्छा इन्हें संधि स्वर भी कहे, संयुक्त स्वर भी कहे, समझ गए ना। अब व्यंजनों के वर्गीकरण में है, जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण देखें आप, माना कि व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखो आप कैसे होता है व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें जो है नंबर 1 पे आता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या, नंबर 2 पे आएगा अपना संयुक्त नहीं सॉरी अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। फिर इसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन। क्लियर है। अब देखो आप स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैंने आपको भली भांति हिंदी की क्लास में बताया था, वर्णमाला में बहुत विस्तार से बताया था, बहुत बारीकी से बताया था, बहुत विस्तार से बताया था, और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बताया था। उसको बस इतना जरूर है कि उसमें थोड़ा उजाला कम दिखाई देता है, ज़्यादा साफ वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। संस्कृत की वर्णमाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ लेते हैं तो। अब देखें आप स्पर्श व्यंजन में वही है, कौन सा, 5 बताए थे ना, 5 वर्गों में वर्णमाला है। जैसे का वर्ग, कचट तप, तो चा वर्ग हो गया, कचट टा वर्ग हो गया, तप ता वर्ग हो गया, और पा से पा वर्ग हो गया। अब इन्होंने सूत्र बनाया, इसमें संस्कृत में है सूत्र कचट तप यानी कु चू टू तू पू, कुचू टू तू पू, ऐसा है ना संस्कृत में सूत्र है, कु चू टू तू पू। अब देखना ये जो है सूत्रों में बताएंगे हम कि ये किस में है, तो बाद में बताएंगे। कु से हो गया का वर्ग, चू से हो गया चा वर्ग, और टू से हो गया टा वर्ग, और तू से हो गया ता वर्ग, और पू से हो गया पा वर्ग। क्लियर है ना। अब देखो आप कैसे जो है वर्ग में जो है आपने सभी ने पढ़े भी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है आप देखें का वर्ग में है का, खा, गा, घा और अंगा या उंगा। ठीक। अब देखो इसमें सब में हलंत है। अब जब सब में हलंत है तो ये वर्ण में से अब कुछ तो नहीं निकल रहा, यदि हलंत ना होता तो सब में छोटा आ छिपा होता। क्लियर है ना। अब चा वर्ग में क्या है, अच्छा ये कोई, इसका उच्चारण स्थान समझ लीजिए आप, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है, कंठ। कंठ माने गले से, क ख ग घ, यानी गले, जीभ का जो अंतिम भाग के और अंदर भी से निकलते हैं, यानी कंठ से, यानी गले से निकलते हैं। डायरेक्ट निकलते तो सभी वर्ण गले से हैं, तुम जो भी भाषा बोलते हैं वो गले से बोलते हैं, लेकिन ये वर्ण विशेष रूप से गले से निकलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कंठ पड़ा।
अब बात आती है चाबर की, तो इसमें क्या आता है, चा, छा, जा, झा और इया। क्लियर है, सब पे हलंत है। ठीक, अब देखो आप, चाबर का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है ना। तो देखें आप, तालु है, माना कि ये आपका तालु हो गया, ये आपकी जीभ हो गई। ध्यान देना, ये मान के चल रहे हैं, पैमाना मान रहे हैं अपन। ठीक है, ये तालु और ये जीभ, तो ये जीभ का अग्रभाग, ये जीभ का पार्श्व भाग माना पीछे का भाग, और ये मध्य भाग। ठीक, अग्रभाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। क्लियर है, जीभ का, और जी अपना तालु हो गया। तो जब हमें चाबर कहना है तो हम क्या करेंगे, अब देखना, ना तो आगे का भाग स्पर्श करेगा तालु को, ना पीछे का भाग स्पर्श करेगा, बीच का भाग स्पर्श करेगा तालु को। इस ये वाला देखना, जैसे हमने तालु को कहा चा, छा, जा, झा, यानी प्रैक्टिकल करो आप, प्रैक्टिकल करके चलें। यानी ना आगे का जीभ का भाग स्पर्श करेगा, ना पीछे का। च, छ, ज, झ, हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा। यहाँ कहने का मतलब ये है, चाचा जा जाइया कि जो है ये जो है चाबर यानी तालु के अंतर्गत आता है, यानी ये तालु से स्पर्श करते हैं तभी ये निकल पाते हैं, बिना तालु के नहीं निकल सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आता है आपका टाबर। टाबर का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसका तो हो गया उच्चारण स्थान कंठ, कंठ, और इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु, तालु है, ये कंठा हो गया। अब इसके बाद आता है आपका टाबर। टाबर में मूर्धा, 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 मूर्धा का मतलब क्या है, मूर्धा का मतलब ये है कि बात वही है कि ये तालु हो गया, ये जीभ हो गई। अब ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना। तो ये जीभ का अग्रभाग ही इसमें काम करेगा। अभी तालु में मध्य भाग काम कर रहा था, यानी बीच का भाग काम कर रहा था। अब ये जो है बीच का नहीं करेगा, पीछे का नहीं करेगा, आगे का करेगा। इसमें किसमें, मूर्धा वर्ण में। जैसे अब ये तालु से स्पर्श करेंगे, पर कैसे, अग्रभाग करेगा स्पर्श। तो हमें कहना है टा, तो ये जीभ भाई ध्यान देना, ये जीभ का अग्रभाग ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, पीछे को मुड़ेगा, पीछे हो, तालु से स्पर्श करता हुआ फटाक देना नीचे गिरेगा। कैसा, टा, ठा, डा, मेरे हाथ की ओर देखना, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा। यानी अग्रभाग जैसे जीभ और तालु में तुरंत घड़ी, गल के नीचे गिरी, पटाक देना गिरी, और जैसे ही गिरी तुरंत निकला टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। समझ गए ना। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं भैया मेरे मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। क्लियर है, सब में हलंत है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत आते हैं भाई। और इसके बाद आता है आपका तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना। क्लियर है, सब पे हलंत है। ठीक, अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भैया आते हैं दंत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, दंत, यानी दंतहा। अब देखो दंतहा, दंता माने दांत। अब दांतों से ये स्पर्श करेगी जीभ। देखो कैसे, जैसे हमें बोलना है ता, क्या बोलना है, ता। तो अपनी जो जीभ है ये आगे के दांतों को अंदर की साइड से स्पर्श करेगी, वो भी ऊपर वाले दांतों को। जब निकलेगा ता, था, ऊपर वाले दांतों को अंदर की साइड से जीभ स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही, आप बताओ। तो हमें निकालना है ता, यानी जीभ ने स्पर्श किया दांतों को, था किया, दा, धा, हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा। क्लियर बात है। अब बात आती है अपनी पावर की। तो पावर का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो पा, फा, बा, भा और मा। अब देखो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, ओष्ठ का मतलब होता है ओठ। हाँ, तो आपने समझ लिया होगा कि पावर ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है, पाफा बाबा माँ। अब देखो पापा बाबा माँ का मतलब, अब इसमें ना कंठ का काम, ना तालु का काम, ना जीभ का काम, ना दांत का काम, इसमें किसका काम रहेगा, ओंठों का। ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स ओंठ, ओंठों का काम रहेगा। तो ओंठों में देखेंगे आप पा, फा, बा, भा, ये ऐसे वर्ण हैं कि बिना ओंठों के स्पर्श करने के से नहीं बनते, यानी ये स्पर्श करेंगे ओंठों को तभी निकले। जैसे हमें कहना है पापा, तो पा, पा, यानी दोनों ओंठ चिपके। जैसे हमें बब्बा कहना है तो बब्बा। अगर मान के चलो अब आपका बा नहीं चिपके साहब, बा किधर चिपके, ओंठ खुल गए, बा, बा,
तो कहने का मतलब ये भी तो समझे आप, जैसे ये लिखा बा और आधो बा और फे बा दूसरो बा और बड़ो बब्बा, लेकिन बब्बा अब हमें इतने पे ध्यान देना, बब्बा लिखा ये, हाँ हाँ ठीक है बब्बा लिखा, और हमें ये बा को बंद कर लिया मैंने, बब्बा लिखा, तो अब जीभ होंठ देखो कौन कौन काम कर रहे हैं, बब बब बा खोलो को, बब बा खोलो को। तो कहने का मतलब ये है कि ओंठ स्पर्श कर जाते हैं तुरंत, किन में, पा प पा फा बा भा और माँ। अब देखो प फा बा भा माँ, क्लियर है। तो इनमें जो है हलंत है तो ये ओष्ठ के अंतर्गत है, ये हमने आपको जो है हिंदी की वर्णमाला पढ़ा दिए थे। तो अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25, कितनी होती है 25। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अब अंतस्थ व्यंजन को देखें आप, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, कितनी होती है 4। कौन कौन से वर्ण होते हैं, बात वही है हिंदी से, चूँकि हिंदी से रिलेटेड है संस्कृत की वर्णमाला, थोड़ा सा डिफरेंस है, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखें आप, जैसे ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो देखो आप अंतस्थ व्यंजन है 4, यायती रारसी लालड्डू और वा वकील, ठीक, या रा ला वा, ये 4 हैं, ठीक है। अब देखो आप, अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन यानी 4 ये हैं, और एक और मैंने हिंदी में वर्णमाला में पढ़ाया था या और वा, ये अर्ध स्वर माने जाते हैं पर हिंदी वर्णमाला में। संस्कृत की वर्णमाला में ये अंतस्थ वर्ण है, और इनको जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, आपने सूत्रों को पढ़ा होगा, जैसे आई उण री लक ए ओंग आई ओच हाय बरट। तो देखो आप, हाय 5वें नंबर पे है, हाय व र ट हाय बरट, लड़ हाय बरट लण। अब देखो आप, हाय बरट में से हा हटा लो आप, तो पे कितना, या वा रा और टा पे हलंत है इसलिए इसको नहीं काउंट करना है, और ला, तो ये आ गए या वा रा ला और वा, चारों वर्ण आ गए किस में, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, या और एड़ा यण प्रत्याहार के अंतर्गत, किस प्रत्याहार के, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दोनों में ये हो गए, दोनों सूत्रों में, तो आपके अंतस्थ हो जाते हैं। इसके बाद ऊष्मक में देखें आप, ऊष्मक का मतलब है 4 वर्णों से, तो 4 वर्णों से कौन कौन से हैं 4 वर्ण, जैसे सा सा हा, तो सेंटी वाला सा, पा का सा और रा का सा, यानी सा सलजम का, सा षटकोण का और सा सपेरा का, क्लियर है। और इसके बाद आता है आपका हा। अब देखो आप, सा सेंटू के साथ, पा के साथ, रा के साथ, हाय को हा, यानी 4 अक्षर हो गए। 4 अक्षर ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्मा व्यंजन के अंतर्गत। अब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पे आपने 13वां सूत्र पढ़ा होगा, सस सर, और वो 14वें पे हल, तो किसके अंतर्गत आते हैं ये, सल, किसके अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो है व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया है, अब बात आती है अयोगवाय की, और अयोगवाय और वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे। लाइट डिस्टर्ब कर रही है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।